प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों कैसे हो? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 और गणित विषय है बच्चों इसमें, और अध्याय इसमें 3 चला हुआ है। तो आज से पहले हम 3.1, 2 और 3 कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 करेंगे। तो सभी बच्चे इस प्रश्नावली को ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ कॉपी में जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4। प्यारे बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, इसमें प्रश्नावली में ये कहता है निम्न के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी हमने दी गई संख्याओं के सारव गुणनखंड निकालने हैं बच्चों। क्या निकालने हैं हमने? सारव गुणनखंड। तो सारव गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको गुणनखंड पता होना चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड में देखिए हमारे पास पीछे एक्सरसाइज से पहले इसके बारे में दिया गया है। देखिए सारव गुणनखंड एवं सारव गुणज, तो ये बात आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास संख्या है 18, ये कह रहे हैं 4 और 18 के गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर दे। जैसे 4 के गुणनखंड है, तो 4 के गुणनखंड का मतलब है ये 4 जो है 1 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, 2 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है और 4 से भी। तो ये 1, 2 और 4 इनके 4 के गुणनखंड हैं। इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। फैक्टर्स वो होते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा भाग कर देता है, तो वो उसका गुणनखंड है या फैक्टर है। जैसे 18 या 18 के फैक्टर्स या गुणनखंड क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18, क्योंकि इन सभी नंबर से ये पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, और फिर सारव गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? क्या है? सारव गुणनखंड वो होते हैं जो इसमें भी है इसमें भी। जैसे 4 और 18 के, अगर हम 4 और 18 के सारव गुणनखंड की बात करते हैं, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो जो दोनों में है, जैसे एक यहां भी है एक यहां भी है, 2 यहां भी है यहां भी है, 4 यहां पे है लेकिन यहां नहीं है, तो 1 और 2 दोनों में है। तो 1 और 2 जो है वो उभयनिष्ठ या सारव गुणनखंड है, इन्हें कॉमन फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड या ऐसे फैक्टर जो दोनों में होते हैं उन्हें हम कॉमन बोलते हैं या सारव गुणनखंड कहते हैं। तो समझ में आई बात ये। फिर ऐसे ही गुणज की बात होती है। तो आपने सबसे पहले तो ये लिखना है, आपने क्या लिखना है बच्चों? दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सारव गुणनखंड होता है सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो आपने सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा लिखनी है। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है, जिनमें सार्व गुणनखंड केवल एक होता है, इसके अलावा कोई और नहीं होता। जैसे आपके पास है, हमारे पास क्या है, सपोज करो आपके पास नंबर है 3 और 5। क्या है? 3 है, 5 है। ध्यान से समझे ये बात। 3 और 5, 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3। ठीक है, और 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। यानी एक तो सबका ही फैक्टर होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में साझा कौन सा है? दोनों में सारव कौन सा है गुणनखंड? एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो दोनों का सारव गुणनखंड एक ही है, एक के अलावा कोई और नहीं है। तो इसलिए 3 और 5 जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं या क्रो प्राइम नंबर्स हैं। सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आगे गुणज की बात जब आती है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा टेबल। जैसे 3 के गुणज कौन से होंगे? 3 का जो पहाड़ा होता है
या 3 का टेबल होता है, तो वो गुणज या मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन ए है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है 20 और 28 के। तो हमने पहले 20 और 28 के गुणनखंड लिखने हैं। तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? एक तो सब में होता है, 2 से भी भाग हो जाता है 20, 3 से होता है या नहीं? नहीं, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 6, 7 और 8 के 9 के पहाड़े में 20 नहीं आता। फिर किससे होता है? 10 से, और फिर 20 से ही होता है सीधा। ठीक है, तो हमने जो संख्या दी गई है 20, तो हमने 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याएं चेक करनी है कि क्या कौन सी संख्या से ये डिवाइड होता है। तो वो सभी जिससे डिवाइड हो जाता है तो वो सभी इसके गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं। ऐसे ही 28 के देखने हमने, 28 का 1 आ जाएगा, 2 से भी हो जाता है ये, 3 से नहीं होता, 4 से, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से हो जाता है, 7 चौके 28। ठीक है, फिर किस पे होता है बच्चों? 8 पे, 9 पे, 10, 11, 12, 13, 14, 14 पे आएगा ये। किस पे? 14 पे आएगा। फिर आएगा सीधा 28। ठीक है, यानी 1 से लेकर 28 तक की संख्याओं में से केवल इन्हीं संख्याओं से ये भाग होता है। ये इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। अब हमने सार्वगुणनखंड लिखने। सार्वगुणनखंड कौन कौन से होते हैं? जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो देखिए, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी है, और कोई है इसमें दोनों में? और कोई नहीं है। तो 1, 2 और 4, तो ये इसके सार्वगुणनखंड आ जाएंगे बच्चों, दोनों के आंसर आपका। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन? ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में देखिए, बी में है आपके पास 15 और 25। 25, तो 15 के गुणनखंड निकालें। 1 आएगा, 3, 5 और 15 ही आएगा सीधा। और ऐसे ही 25 के देखेंगे, 1, फिर 5 पे जाएगा 25 सीधा, और फिर किस पे जाएगा? 25 पे ही जाएगा। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड क्या आ जाएंगे? सार्वगुणनखंड कि कौन कौन से हैं दोनों में? कॉमन, कॉमन फैक्टर क्या आएंगे जो दोनों में होते हैं? 1 और 5, तो 1,5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही हम सी पार्ट करेंगे। अब ये बी पार्ट था, अब सी करेंगे। तो देखिए, हमने सी पार्ट में 35 और 50 के करने हैं, तो ये हमने सी पार्ट यहां किया है। 35 के गुणनखंड हैं 1, 5, 7 और 35। फिर 50 के गुणनखंड आएंगे बच्चों 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो इसके सारव गुणनखंड क्या आएंगे जो दोनों में है? सारव गुणनखंड क्या है बच्चों? 1 है, दोनों में 5 है, और भी है कोई? तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम डी पार्ट करते हैं बच्चों। डी पार्ट में क्या है? 56 है और 120 है। तो 56 के निकालेंगे, 120 के निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने 56 के गुणनखंड लिख लिया है, सभी फैक्टर लिख लिया है 56 के। तो ये सभी 56 के हैं, और 120 के ये सभी हैं। ठीक है, 120 भी है, 14, 15, 20, ये सभी इसके फैक्टर हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं से 120 भाग हो जाता है। सार्वगुणनखंड देखेंगे जो दोनों में है, तो दोनों में
कौन कौन से गुणनखंड है देखिए, एक भी है दोनों में, दो है, चार है दोनों में, आठ दोनों में है, 14 है दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों के सार्व गुणनखंड आ जाएंगे। तो इसमें 14 जो है 120 का फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए 14 नहीं आएगा। तो इसके सार्व गुणनखंड आएंगे 1, 2, 4, 8। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, अगला दूसरा प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कहता है ये, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। यानी अब हमने, हमारे पास तीन तीन अक्षर हैं, तीन तीन संख्याएं हैं, उनके हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर उनके सार्व गुणनखंड देखेंगे जो तीनों में होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ए पार्ट में 4 है, 8 है और 12 है, तीनों के निकालेंगे हम। तो 4 के गुणनखंड देखो पहले क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं और 4। फिर 8 के देखो, 1, 2, 4 और 8 ही होता है। फिर उसके बाद 12 के गुणनखंड देखेंगे बच्चों, 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है और 12। ठीक है, तो ये 12 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। तो अब सार्व गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों में होंगे, जो संख्याएं तीनों में हैं, जैसे 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 4 तीनों में है, तो इसके सार्व गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों। आंसर इसमें सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तीनों में है, 2 तीनों में है और 4 वे तीनों में है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसके सार्व गुणनखंड। अब हम बी पार्ट करेंगे बच्चों। तो आगे है बच्चों बी पार्ट, देखिए बी पार्ट में 5 है, 15 है और 25 के, इनके सार्व गुणनखंड निकालने हमने। तो 5 के गुणनखंड तो हो गया 1 और 5, फिर 15 के हो गए 1, 3, 5 और 15, यानी इन्हीं संख्याओं से ये भाग होते हैं, डिवाइड होते हैं। 25 के फैक्टर आ जाएंगे 1, 5 और 25। तो अब इन तीनों में सार्व गुणनखंड कौन से हैं, 1 तीनों में है देखिए और 5 तीनों में है, तो इसके सार्व गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों 1 और 5, आंसर। तो ये क्वेश्चन 2 हो चुका है, कर लीजिए। आगे है बच्चों तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन देखें। ये कहता है निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात करें। अब ये गुणनखंड नहीं है, अब ये गुणज है, मल्टीपल है, यानी टेबल है इनका, पहाड़ा है ये। तो इसका आंसर लिखे, उत्तर ए पार्ट है 6 और 8, 6 और 8। तो 6 के गुणज क्या होंगे, 6 के गुणज, ठीक है, प्रथम 3 निकालने हमने सारव। तो 6 के गुणज आ जाएंगे बच्चों 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। यहां तक देख लेते हैं, 8 के देख लेते हैं अब। 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48। ठीक है, क्या इनमें 3 सार्व गुणज आ जाएंगे बच्चों। तो सार्व गुणज, सार्व गुणज तीनों में, दोनों में कौन कौन से हैं, एक तो 24 और दूसरा 48 है। एक और निकालना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए इसमें यहां तक 2 ही आए थे, तो आगे हम ले जाएंगे 72 तक, और 8 का पहाड़ा भी हमने 72 तक ले गए, तो दोनों में 72 जो है कॉमन आ गया। तो तीन सारा गुणज निकालने हैं हमने, तो इसलिए जब 3 मिल गए तो वहीं हमने रोक दिया। तो इसमें 24, 48 और 72 जो है वो इसके सारव गुणज हैं दोनों के। ठीक है, ऐसे ही 12 और 18 के करेंगे। बी पार्ट में देखिए आपके पास, बी पार्ट में 12 और 18। अब 12 का देख लेते हैं टेबल, और 18 का देखेंगे और सारव गुणज लिखेंगे। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा और 18 का देख लेते हैं। तो देखिए हमने 12 के गुणज लिख लिए हैं ये सभी 120 तक, और 18 के गुणज हमने लिख लिए हैं। तो अब हमने 3 देखने हैं, दोनों में कॉमन है जो, तो एक तो दोनों में 36 है बच्चों, तो यह 36 आ गया कॉमन। दूसरा कौन सा है देखिए, 72 या 72, तो ये 72 लिख लिया हमने। और तीसरा है 108 दोनों में, तो 108। तो ये 3 जो है कॉमन मल्टीपल आ गए, कॉमन मल्टीपल या सारव गुणज आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करना है। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सारव गुणज हो। यानी 100 से संख्याएं हमने छोटी लिखनी है जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो। तो उसके लिए हमें 3 का भी पहाड़ा लिखना पड़ेगा और 4 का भी पहाड़ा लिखना पड़ेगा। तो 3 का पहाड़ा क्या है बच्चों, 3 के गुणज और 4 के गुणज लिखेंगे जो 100 से कम हो, छोटे हो। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमने 3 के सभी गुणज लिख लिए हैं ये जो 100 से छोटे हैं। ठीक है, 99 तक आ गए एक तरह से। और 4 के गुणज ये सभी लिख लिए हैं जो 100 तक हैं, यानी 100 से छोटे हैं एक तरह से। तो आप ये 100 लिख सकते हो या नहीं भी लिखो, तब भी आप काम चल जाएगा। तो अब दोनों में देखने हैं जो दोनों में है। तो देखो इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, एक तो 12 मिल गया भाई। फिर उसके बाद 24 मिल गया, फिर 36। अब देखो, अब ये 12 का पहाड़ा मिल गया हमें। किसका पहाड़ा मिल गया, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 12, बस 96 तक 100 से छोटे ही लिखने थे। तो ये ही संख्याएं हैं जो इनमें भी हैं इसमें भी हैं, है ना यही, इसके अलावा तो नहीं है कोई। तो ये आपके पास हो चुका है प्रश्न। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न में ये पूछता है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें कौन सी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें साझा गुणनखंड केवल एक ही होता है, बस एक के अलावा ना हो, तो वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आपके पास 5वें का ये पार्ट है 18 और 35। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 3 6 और 9 है और 18 है बच्चों। फिर 35 के 1 है, 5 है, 7 है और 35 है। तो इसमें सारव गुणनखंड क्या है बच्चों, सारव गुणनखंड क्या है इनका सारव गुणनखंड देखिए। तो देखिए जो 35
और 18 का सार्व गुणनखंड आया वो केवल एक आया है। तो जिसका सार्व गुणनखंड केवल एक होता है तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसी प्रकार से हम बाकी सभी प्रश्नों के सार्व गुणनखंड देखेंगे। जिसका सार्व गुणनखंड एक आएगा तो वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट करते हैं बच्चों, बी पार्ट 15 और 37। 15 के क्या क्या गुणनखंड है? एक है, ये देखो 15 के यहां नहीं है, एक है, 3 है, 5 है और 15। और 37 एक है और क्या है? तो देखिए 15 के गुणनखंड तो ये हो गए, 37 के हैं एक और 37, तो दोनों में सार्व गुणनखंड एक ही है, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे ही हम सी पार्ट देखेंगे। तो सी में 30 है और 415 है, तो इनमें 30 में और, तो देखिए बच्चों इसमें हमने डी पार्ट में हमने कर लिया है, देखो सहअभाज्य नहीं है, तो इसमें सहअभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है डी पार्ट में? तो इसमें 17 का है, जैसे 1 और 17, और 68 के हैं 1 2 4 और 17। ठीक है, तो इसमें 1 आ गया और 17 आ गए, दो हमारे को गुणनखंड मिल गए हैं जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 30 और 415 में 1 और 5 मिल गए हैं। अब 30 के और भी गुणनखंड है और 415 के भी और गुणनखंड है, लेकिन हमने क्या करना है, केवल दो गुणनखंड साझे अगर मिल जाते हैं तो वो सहअभाज्य नहीं रहते, तो ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 5 दोनों में साझे गुणनखंड है। फिर उसके बाद है 216 और 215। तो जो संख्याएं एक दूसरे के साथ आती हैं, जैसे 215 आ गया, फिर 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 200, तो वो एक तरह से सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 216 के हमने ये सभी गुणनखंड लिखे, 215 के ये लिख दिए, तो इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं दोनों, 215 और 16। ठीक है, फिर उसके बाद 81 और 16 है। 81 के गुणनखंड हमने लिख लिए, 16 के गुणनखंड लिख लिए, तो दोनों में एक के अलावा कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, सार्व नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये को प्राइम है या सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं ये? तो ये 5वां क्वेश्चन है बच्चों, कर लीजिए इसे पूरा। आगे है बच्चों प्रश्न 6। प्रश्न 6 देखें ये क्या? प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, प्रश्न संख्या 6, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानी कोई संख्या है जो 5 से विभाग हो जाती है, विभाजित है, और 12 से विभाजित है, तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? यानी हमने वो संख्या निकालनी है जिस संख्या से, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, यानी जिस संख्या को यह विभाजित करता है ये, तो और कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे वो संख्या विभाजित हो जाती है? तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर? देखो बच्चों उत्तर, सबसे पहले हमने 5 के और 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 5 के और 12 के अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 के और 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं बच्चों, देखो ये थोड़ा सा नई बात है आपके लिए, ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो 5 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? ऐसे, और 12 के भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड होते हैं ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 व
12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले ऐसे। अब ये देखो 5 किसके पहाड़े में जाता है? क्या 2 के से जाएगा? 5 2 के पहाड़े में आता है, 3 के में, 4 के में, 5 के में, तो ये जाएगा 5, यहां लिखेंगे 5। और कितने पे जाएगा? 5 एकम 5। तो जब यहाँ 1 आ जाता है तो हम उसको रोक देते हैं। अब ये 12 देखो, क्या 2 पे जाएगा? तो 2 पे जाएगा, तो 2 से शुरुआत करते हैं हम। 2 छिक्के 12 होते हैं, 2 6 जा 12। अब ये 6 को देखेंगे कितने पे, 2 पे जाएगा 6, तो फिर एक लाइन और लगाएंगे और यहाँ पे 2 और 2 3 जा 6। अब 3 को देखेंगे, 3 क्या 2 के टेबल में आता है? तो 3 पे आता है, हाँ, तो 3 1 जा 3। तो हम इसको ऐसे करते रहेंगे जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 के गुणनखंड क्या है बच्चों? 5 गुना 1, 5 गुना 1। और 12 के क्या है बच्चों? 2 गुना 2। यानी इन सबको ऐसे लिखते जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, अब देखिए जो संख्या है, यानी किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, तो उसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। क्या होता है वो? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। यानी 5 और 12 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो एक तो तरीका ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके को आप बड़ी क्लासों में यूज करोगे, 8वीं में, 9वीं में। तो देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 12, यानी 5 और 12 का एलसीएम क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं इसे? लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में एलसीएम या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये क्या होगा बच्चों? अब देखो, जब भी हम लघुत्तम निकालते हैं, अगर इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, दोनों में है ना 1, तो हम जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इस 1 को हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी तो 5 इसमें नहीं है तो 5 को भी लिखेंगे। 2 2 3, क्योंकि 2 और 2 3 इसमें है नहीं, तो ये भी हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। तो अब इन सबको गुना करेंगे हम, तो गुना में क्या आएगा बच्चों? 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दिए 60, तो आपके पास 60 आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। यानी अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या का मतलब जो उत्तर में संख्या पूछी गई है वो आपके पास 60 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहां लिख सकते हो, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या 60 है। ठीक है, अभीष्ट संख्या क्या है? 60। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप 5 का पहाड़ा भी लिखो, 12 का भी लिखो। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज, साझा गुणज, जो 5 के पहाड़े में भी आए। और जैसे आपके पास है 5 का पहाड़ा है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। ठीक है, ये 45 क्या है? 45 है। ऐसे ही 12 का देखें, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। अब ये देखो इन दोनों पहाड़ों में कोई ऐसी संख्या जो इसमें भी आ रही और इसमें भी आ रही,
हाँ, 60 से पहले तो नहीं कोई संख्या है जो दोनों में हो। तो देखो इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 से पहले तो नहीं है कोई, ठीक है। तो इसलिए ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये साझा गुणज है, जो सबसे छोटा गुणज है दोनों का। दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो सांझी है? 60 है। तो इसलिए इसे हम एलसीएम बोलते हैं दोनों संख्याओं का। या चाहे तो ऐसे निकाल लो, या आपको टेबल आते हैं तो टेबल में आप देख सकते हो कौन सा सांझा है, ठीक है। तो इसे हम, ये आपका 60 आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आगे है बच्चों प्रश्न 7। तो ये प्रश्न इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी समझे सभी ध्यान से। एक संख्या 12 से विभाज्य है, यानी कोई संख्या है जो 12 से भाग हो जाती है, ठीक है। जैसे 24 है, 24 12 से भाग हो जाती है, 12 दूनी 24, ठीक है। तो वो 24 संख्या और किस किस से भाग हो जाएगी, और कौन कौन सी संख्याएं जिनसे यह संख्या विभाज्य है, यानी और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे 24 पूरा पूरा भाग हो जाती है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसमें देखिए आपके पास उत्तर क्या है, इसका आंसर देखिए बच्चों सभी, कहाँ चला गया। तो देखिए उत्तर इसका, तो इसमें आपके पास हम क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? भाज्य 12 के गुणनखंड। तो हम लिखेंगे यदि संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 के सभी गुणनखंडों से, तो वह संख्या 12 के सभी गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। किसमें जी? तो अगर कोई संख्या 12 से विभाजित होगी तो 12 के गुणनखंडों से भी वो संख्या विभाजित होती है। तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे तो 12 के गुणनखंड करेंगे, किसके हैं बच्चों? 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, एक 2 से भी 12 भाग हो जाता है, 3 के पहाड़े में भी आता है 12, 4 के में भी और 6 के में भी, और 12 तो है ही, 12 से तो ये कह ही रहा है, ठीक है। तो कोई भी संख्या जो 12 से विभाग होगी तो वो इन संख्याओं से विभाग होगी। तो आप 12 लिखो ना लिखो, ठीक है, क्योंकि 12 से तो ये कह ही रहा है क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इन से भी वो संख्या आता है, इन सभी गुणनखंडों से संख्या भाग होगी, ठीक है, संख्या भाग होगी। इसको ठीक से कर देते हैं बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन 7 हो चुका है, कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने ये प्रश्नावली पूरी कर ली है, आप सभी इसे कॉपी पे पूरी कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।